हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम डील करने वाले हैं एक्लैम्पशिया के बारे में। एक्लैम्पशिया क्या होता है? यानी जब वुमेन के अंदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है ड्यूरिंग प्रेग्नेंट स्टेट, ओके, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस कंडीशन के अंदर जब वुमेन के अंदर प्री एक्लैम्पशिया डेवलप होता है, ओके, जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रोटीनूरिया होता है, दैट ऑल वी डिस्कस अर्लियर, ओके, प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जब वुमेन के अंदर प्री एक्लैम्पशिया होता है और जब ये बहुत ही इंटेंस हो जाता है, बहुत ही सीवियर हो जाता है और ये बहुत ही बैडली वुमेन की हेल्थ को अफेक्ट करता है, और जब यही प्री एक्लैम्पशिया वुमेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो वुमेन के अंदर क्या कॉज करता है? ग्रांड माल सीजर्स, या फिर बोलते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जब प्री एक्लैम्पशिया कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इंटेंस हो जाता है और वुमेन के अंदर जब टॉनिक क्लॉनिक सीजर को कॉज करता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्लैम्पशिया। ओके, ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या बेसिक पैथोजेनेसिस हैं और कौन सी वुमेन्स के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो जो कि प्री एक्लैम्पशिया के अंदर हमने डील की थी वो सारी हम डील कर चुके हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले उन सारे वीडियोस को आप देखें ताकि जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो इजीली क्या हो सके, क्लियर हो सकें। ओके, नाउ फिर भी हम इस कुछ पॉइंट्स को हम जस्ट फास्ट रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो पैथोजेनेसिस है ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कॉज करता है, राइट। एक्लैम्पशिया जो है ये भी क्या होता है? प्रेगनेंसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, बिकॉज ग्रेविड स्टेट के कारण जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तभी इसी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के कारण ये कंडीशन कॉम्प्लिकेट होती है और एक्लैम्पशिया कॉज करती है। तो यहाँ पे जो सोर्स है जिससे कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है वो क्या है? प्लासेंटा। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जब ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो होती है जब वो इन्वेड नहीं कर पाती है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब ये स्पाइरल आर्टेरियोल्स के अंदर इन्वेड नहीं कर पाती हैं तो क्या कॉज करती हैं? देयर इज अ डिफेक्टिव इन्वेजन, और इसी डिफेक्टिव इन्वेजन के कारण स्पाइरल आर्टेरियोल्स कैसे रहती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड, और इसी कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो ब्लड सप्लाई है प्लासेंटा की ओर वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लासेंटा एज वेल एज फीटस के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? लार्ज डायमीटर वेसल्स चाहिए। ओके, और यही ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स इन्वेड होती है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर और इन स्पाइरल आर्टेरियोल्स की सेल्स को क्या करती है? रिप्लेस करती है, बट ये नहीं हो पाता है, दैट इज द डिफेक्ट। ओके, और जब ये नहीं हो पाता है तो क्या हो जाती है? वेसल्स नैरो, और इसी नैरोइंग के कारण और इसी सिकुड़न के कारण क्या होता है? ब्लड फ्लो कम होता है, प्लासेंटा और फीटस को एडिक्वेट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, देयर बाय वहाँ से कई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, राइट। और जब यही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और कई रिस्पॉन्स जब मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं? एंडोथीलियल डिसफंक्शन, राइट। यहाँ पे जो दो बेसिक पैथोजेनेसिस है वो क्या है? वैसोस्पाज्म एंड एंडोथीलियल डिसफंक्शन। ओके, तो इस पैथोजेनेसिस के कारण क्या होने लगता है? देयर इज अ डिस्टर्ब्ड सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन। तो जब सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि किस तरीके से जब वुमेन की बॉडी के अंदर इन नॉर्मल अदरवाइज कंडीशन भी अगर ब्लड प्रेशर में कोई वेरिएशन होते हैं तो यही ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है, ताकि ब्लड प्रेशर में जो भी वेरिएशन हो रहे हैं वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सेरेब्रम को क्या कर सके? इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लो क्या कर सके? कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर सके। बट यहाँ पे ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो क्या हो चुका है? डिस्टर्ब्ड, ओके, बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर, जिसके कारण क्या होगा? देयर इज अ हाइपर परफ्यूजन, और जब हाइपर परफ्यूज होगा और उसी के साथ में जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी जब इस सर्कुलेशन में री एंटर करेंगे तो ये क्या कॉज करेगा? एंडोथीलियल डिसफंक्शन। ओके, सो देयर इज अ हाइपर परफ्यूजन और उसी के साथ में क्या है?
एंडोथीलियल डिसफंक्शन। और इसी दो फिजियोलॉजी के कारण क्या होने लगता है, एंडोथीलियल डैमेज के कारण फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मूव करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वैसोजेनिक एडिमा। सो दैट मे कॉज वैसोजेनिक एडिमा। और जब एडिमा होगा तो अगेन जो फ्लूइड, जो न्यूट्रिएंट है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट, क्योंकि फ्लूइड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, सो देयर इज अ सेरेब्रल हाइपोक्सिया बिकॉज यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन एज वेल एज जो न्यूट्रिएंट है वो सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसी हाइपोक्सिया एज वेल एज वैसोजेनिक एडिमा के कारण क्या होगा कि कई जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मोर फायरिंग करने लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस एडिमा। ओके, और जब ये मोर फायरिंग करने लगेंगे तो जो नॉर्मल रिदमिक ब्रेन वेव्स हैं उसमें क्या होने लगेगा, डिस्टर्बेंस, एंड ये क्या कॉज करेगा, सेरेब्रल डिसरिथमियास। ओके, सो जो नॉर्मल ब्रेन वेव की जो रिदम है वो यहाँ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। और ये क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज अ एक्सेसिव फायरिंग बाय दीज न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली द ग्लूटामेट। ओके, तो जब हाइपर परफ्यूजन होगा, एंडोथीलियल डैमेज होगा, फ्लूइड शिफ्ट होगा, तो क्या कॉज कर रहा है, एडिमा। और उसी के साथ में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन नहीं रिसीव हो पा रहे हैं इन सेल्स तक। एंड उसी के साथ में जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस एडिमा के कारण क्या होंगे, मोर एक्साइट, और दैट में लीड इनटू दी टॉनिक क्लॉनिक seizures, that is it causes convulsions. Okay, so this is the pathogenesis कि किस तरीके से वुमेन के अंदर यही प्री एक्लेम्पशिया जब बहुत ज़्यादा इंटेंस और सीवियर हो जाता है तो क्या कॉज करता है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। ओके, नाउ ये जो कंडीशन है उसका ऑनसेट क्या होता है, यानी इसका अपीयरेंस कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइक ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर 3 पीरियड्स होते हैं, ये हमें मालूम है। कौन से हैं, देयर इज अ एंटीपार्टम, देन है इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। सो कन्वर्जन जो है ये सबसे ज्यादा कौन से पीरियड में होता है, इनका जो ऑनसेट है वो कौन से पीरियड में ज्यादा देखने को मिलता है। एंटीपार्टम पीरियड में 50% कंडीशन के अंदर देखा गया है, यानी जो कन्वर्जेंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन अबाउट 50% कंडीशन, और वो भी कब, ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर। और क्यों 3rd ट्राइमेस्टर में है, क्योंकि हमने देखा देयर इज अ डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन, और ये जो सेकेंड वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्ट होती है वो कब इन्वेड करती है, 2nd ट्राइमेस्टर में। सो ये जो कंडीशन है उसके चांसेस कब होंगे, 3rd ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, क्योंकि जब 2nd ट्राइमेस्टर में ये इन्वेड नहीं हो पाएगी ट्रोफोब्लास्टिक सेल, तभी ये इनका अपीयरेंस 3rd ट्राइमेस्टर में दिखाई देगा। ओके, एंड ड्यूरिंग लेबर, इंट्रापार्टम मतलब लेबर के दौरान कन्वर्जेंस होने के चांसेस 30% कंडीशन में होते हैं। एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी पोस्टपार्टम पीरियड कितने % कंडीशन में देखा गया है, 20%। लेकिन पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर भी डिलीवरी के बाद से लेके 48 आवर्स के अंदर कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस इज द मोर लाइकली टू अपीयर कि विद इन 48 आवर्स क्या हो सकता है, कन्वर्जन अपीयर हो सकता है इन अ पोस्टपार्टम कंडीशन। सो दीज आर दी पीरियड्स जिसके अंदर की ऑनसेट है वो कितना वैरी करता है, यानी प्रेगनेंसी में जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर, और सबसे कम चांसेस कौन से हैं, पोस्टपार्टम पीरियड में। बट यहाँ पे एंटीपार्टम पीरियड जो है वो मोर डेंजरस है, बिकॉज स्टिल प्लासेंटा जो है वो क्या है, वुमेन की बॉडी के इनसाइड है, और जब तक कि प्लासेंटा होगा और जब तक कि डिलीवर आउट नहीं हो जाता है तब तक वुमेन के अंदर एज वेल एज फीटस के अंदर रिस्क बना रहेगा। ओके, सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस वन, राइट। नाउ इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया के कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, यानी वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जो कि वुमेन के अंदर प्री एक्लेम्पशिया के दौरान ही दिखाई देते हैं और जिसको देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यस
देयर इज अ चांस कि यहाँ पे वुमेन को एक्लेम्शिया हो सकता है। ओके, सो देयर मे बी हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, एडिमा, प्रोटीनूरिया, बहुत सारे साइंस हैं। बट इसमें से भी जो मेजरली 3 साइंस हैं, जब ये साइंस वुमेन के अंदर अपीयर होते हैं तो उसमें 80% एंड अबव कंडीशन के अंदर चांसेस होते हैं कि वुमेन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, एक्लेम्शिया। सो व्हाट ऑल आर दी impending signs, impending eclampsia? The symptoms are, first, the headache. It is the most common sign. Okay, so headache is the most common sign जो कि eclampsia होने के chances को और ज़्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। Okay, then there is a hyperreflexia and the proteinuria. Okay, इसके अलावा भी सिम्टम्स हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो कि हमने देखे थे, डिप्लोपिया, स्क्वाटोमा, इन रेयर कंडीशन ब्लाइंडनेस मे बी देयर, एपिगैस्ट्रिक पेन, बहुत सारे हैं। बट दीज आर द 3 कि जब ये सिम्टम्स वुमेन के अंदर दिखाई देंगे तो क्या होगा, देयर इज अ मोर देन 80% चांस टू बिकम एक्लेम्शिया। ओके, इसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेडेक है बिकॉज ऑफ दिस सेरेब्रल एडिमा के कारण हेडेक हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है बिकॉज किडनीज आर डैमेजिंग वेरी एक्सटेंसिवली, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो रहा है इन एक्सेस अमाउंट। हाइपर रिफ्लेक्सिया बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सेरेब्रल डिसरिथमिया, जिसके कारण क्या होगा कि जब किसी स्टिमुलस से रिफ्लेक्स चेक किया जाता है तो देयर इज अ मूवमेंट इन अ नॉर्मल कंडीशन, लेकिन यहाँ पे किसी स्टिमुलस से जब रिफ्लेक्स चेक किया जाएगा तो ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली शो होने लगेगा। देयर इज अ एबनॉर्मल मूवमेंट्स और देयर इज अ ओवर रिएक्टिव मूवमेंट हमें दिखाई देगा, देयर इज अ हाइपर रिफ्लेक्सिया। ओके, तो जब ये 3 सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं या फिर एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक भी दिखाई देता है तो देयर इज अ मोर चांस कि वुमेन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, एक्लेम्शिया। राइट नाउ अब हम देखेंगे कि एक्लेम्शिया के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं। एंड देयर आर दी 4 फेजेस, जिसमें है फर्स्ट प्री मॉनिटरी स्टेज या फिर कहते हैं प्रोड्रोम या फिर प्री इक्टल स्टेज। सो इन प्री मॉनिटरी और प्रोड्रोम स्टेज, जो कि एक तरीके से वार्निंग साइंस हैं, फ्यू आवर्स बिफोर वुमेन के अंदर डेवलप होता है ताकि ये इंडिकेट कर सके कि सीजर्स जो है वो कभी भी हो सकता है। सो देयर मे बी अ मूड स्विंग्स, हेडेक, बिहेवियरल चेंजेस, एनी फॉल्स परसेप्शंस, sleep or speech disturbances, right? So these are the warning sign जो क्या इंडिकेट करते हैं कि वुमेन के अंदर कन्वर्जेंस और सीजर्स और जो एपिलेप्टिक एपिसोड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डेवलप होने वाले हैं। राइट और इन फ्यू वुमेन्स इस प्री मॉनिटरी स्टेज के बाद एक ऑरा स्टेज भी डेवलप होती है। ऑरा, द फॉल्स परसेप्शन, जो बिना किसी स्टिमुलस के वुमेन को किसी स्मेल का या फिर किसी आवाज़ का आभास होना कि कोई उससे बात कर रहा है या फिर कुछ और सुनाई देना, ऑरा का भी आभास होता है इन फ्यू ऑफ दी वुमेन। बट सभी वुमेन्स के अंदर ये फेज हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो प्री मॉनिटरी फेज या फिर प्रोड्रोम स्टेज क्या है, दीज आर द वार्निंग साइंस। कन्वर्जन से होने वाले पहले जो साइंस डेवलप होते हैं वो क्या है, प्री मॉनिटरी स्टेज और प्रोड्रोम साइंस। नाउ उसके बाद आता है जो कि इस होल कन्वर्जन का मेन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दी टॉनिक फेज और टॉनिक स्टेज। टॉनिक जिसमें जो वॉलंटरली स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, स्पाज्म, उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। राइट और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो लिम्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स्ड। हैंड्स क्या हो जाते हैं, क्लेंच्ड, मुट्ठी बन जाती है। ट्रंक जो है वो क्या हो जाती है, ट्रंक के अंदर एक पोजीशन दिखाई देती है जिसे क्या बोलते हैं,
ऑपिस्थोटोनस पोजीशन, और जिसमें जो बैक है और जो चेस्ट एरिया है वो क्या हो जाता है, एलिवेट, लाइक इन दिस इमेज। ओके, एंड इसी के साथ में जो आई बॉल होती है वो रोल ओवर हो जाती है, ऊपर की ओर मूव हो जाती है और फिक्स्ड हो जाती है। ओके, एंड रेस्पिरेशन, यहाँ पे ब्रीदिंग क्या हो जाती है, स्टॉप, और इसी ब्रीदिंग स्टॉप के कारण क्या अपीयर होने लगता है, साइनोसिस, राइट। बट ये जो स्टेज है ये 20 to 30 सेकेंड के लिए लास्ट करती है। और उसी के साथ में इस फेज में क्या होता है, जब चेस्ट मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है कि जो एयर है वो क्या हो जाती है, बाहर की ओर पुश हो जाती है, और इसी एयर के एक्सपेल्ड आउट होने के कारण भी और मसल्स, जो चेस्ट मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण भी एक साउंड सुनाई देता है, उसे बोलते हैं इक्टल क्राई, जो कि एक लाउड क्राई के फॉर्म में साउंड सुनाई देता है। सो ये क्या किस लिए हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे चेस्ट मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ इसके बाद जो फेज आता है वो क्या है, क्लॉनिक फेज, जो कि 1 to 4 मिनट के लिए लास्ट करता है। और इसमें जितने भी वॉलंटरी मसल हैं वो ऑल्टरनेट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। फेशियल ट्विचिंग से स्टार्ट होता है एंड देन धीरे धीरे होल बॉडी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। एंड यहाँ पे जो ब्रीदिंग स्टॉप हुई थी इन टॉनिक फेज, वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, स्टर्टोरस, यानी लाउड नॉइस के फॉर्म में, जैसे कि खराटे के फॉर्म में जैसी आवाज़ आती है, स्नोरिंग साउंड जो होती है, वैसी आवाज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे जो फैरिंग्स है और जो नाजोफैरिंग्स और जो नाजोफैरिंग्स है वो क्या हो रही है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है। ओके, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगी। बट साइनोसिस धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। बट स्टिल यहाँ पे आई बॉल जो है वो क्या है, रोल ओवर ही है और वहाँ पे क्या रहती है, फिक्स रहती है। जॉ मसल्स भी क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और इसी रिजिड कॉन्ट्रैक्शन के कारण और क्लेंजिंग के कारण क्या होता है, देयर में भी चांस कि यहाँ पे क्या हो सकता है, टंग बाइटिंग हो सकता है। ओके, सो इन सम ऑफ द कंडीशन टंग बाइटिंग भी इसी क्लॉनिक फेज के कारण होती है, बिकॉज द जॉ मसल इज ऑल्सो contracting, right? So this is last for 1 to 4 minutes, and now the next last जो phase होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट इक्टल, पोस्ट इक्टल फेज और कॉमा स्टेज, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहे थे वॉलंटरी मसल के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्टॉप, एंड स्लाइट मसल्स और जो बॉडी मूवमेंट है उसके अंदर क्या दिखाई देगा, लूजनेस। ओके, एंड इसी के साथ में देयर इज अ ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट पे और कॉमा स्टेज पे वुमेन के अंदर जाने के चांसेस रहता है। और जब ये फेज एंड हो जाता है, यानी जो लेवल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वुमेन जो है वो स्लाइट स्लीपी रहती है एंड डीप स्लीप में जा सकती है, और जब वो उस स्लीप से अवेक होती है तो शी इज़ नॉट नोइंग एनीथिंग कि उसके साथ क्या हुआ था लास्ट फ्यू मिनट्स बिफोर, कि उसके साथ जो भी इवेंट्स हुए थे उसके बारे में वो कम्प्लीटली अनअवेयर होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसमें वुमेन स्लीपी रहती हैं फ्यू मिनट्स लेके फ्यू आवर्स तक भी हो सकती है, और ऑन अवेकनिंग शी इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर। बट कभी ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें वुमेन जो है इस कॉमा स्टेज से बाहर नहीं हो पाती है और उससे पहले ही नेक्स्ट सेकेंड एपिसोड भी स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे रिकरेंट एपिसोड भी स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ऑफ दिस इक्टल फेज, यानी जो मेन टॉनिक क्लॉनिक फेज है वो वापस से अपीयर हो जाता है बिफोर अवेकनिंग ऑफ अ वुमेन। और जब ऐसा होता है तो दैट इज द एक्लेम्प्टिक क्राइसिस, बिकॉज ये बहुत ही वर्सन कंडीशन है जिसमें वुमेन रिकवर नहीं हो पा रही है और ये एपिसोड बार बार हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेटस एक्लेम्प्टिकस। सो दिस द स्टेटस एक्लेम्प्टिकस। सो ऐसी कंडीशंस को भी कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। सो दीज आर द स्टेजेस जो कि एक्लेम्पशिया के अंदर दिखाई देती है फिट्स के दौरान, प्री मॉन्ट्री और प्रोड्रोम स्टेज जो कि प्री इक्टल फेज होता है, टॉनिक क्लॉनिक जिसमें कि मेन मसल्स का स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होना और अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, दैट इज द इक्टल फेज, और लास्ट होता है पोस्ट इक्टल फेज और द कॉमा
फेज और द स्टेज, राइट। सो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एक्लेम्पशिया की पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे ये बिगिन होता है, ओके। बट डिटेलली आई ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस प्री एक्लेम्पशिया पैथोजेनेसिस, सो उसको आप डिटेलली वहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो एक्लेम्पशिया का ऑनसेट है वो कौन से पीरियड में ज़्यादा होता है और कौन से ऐसे इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया के सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रोनाउंस्ड होते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि वुमेन के अंदर एक्लेम्पशिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। दीज आर द 3, ओके। एंड द लास्ट, व्हाट ऑल स्टेजेस आर देयर, कि वुमेन के अंदर एक्लेम्पशिया के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। थैंक यू।